हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द रूल बुक। हम कर रहे थे सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। आज इसी सीरीज का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया जाएगा, जिनमें पहला बिंदु है लीव अकाउंट, दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल टू लीव एंड थर्ड है लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये पार्ट ना केवल सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए जो वर्तमान में किसी भी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, बल्कि विशेषतः उनके लिए जो कि डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है लीव अकाउंट। जो भी सरकारी कर्मचारी होता है उसका एक लीव अकाउंट होता है, उसको मेंटेन किया जाता है फॉर्म 2 में। आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियो में जाना था फॉर्म 1 में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकता है, या जो छुट्टी पे है वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर्म 2 में है उसका लीव रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अब उसको मेंटेन कौन करेगा? बाय एन ऑडिट ऑफिसर इन द केस ऑफ गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि अगर वो एम्प्लॉय जिसका लीव रिकॉर्ड मेंटेन होना है, अगर वो एक ए क्लास ऑफिसर है यानी कि गेजेटेड ऑफिसर है, तो उसका लीव अकाउंट वहाँ के ऑडिट ऑफिसर द्वारा मेंटेन किया जाएगा। ये ऑडिट ऑफिसर हो सकता है जोनल लेवल का अधिकारी हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई अधिकारी हो। वहीं तीसरा पॉइंट है बाय द हेड ऑफ ऑफिस और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन द केस ऑफ नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि कोई एम्प्लॉय जो नॉन गेजेटेड है यानी बी क्लास, सी क्लास या डी क्लास का कोई कर्मचारी है, तो उसका लीव रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा उसके हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा, HOO के द्वारा। दोनों बिंदुओं में उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। मेनली डिफरेंस ये है कि अगर एम्प्लॉय गेजेटेड ऑफिसर है तो उसका लीव रिकॉर्ड उसके ऑडिट ऑफिसर के द्वारा, जो कि ये ज़रूरी नहीं है कि हेड ऑफ ऑफिस हो, बल्कि जो दूसरा है जिसमें कि बी, सी और डी ग्रेड के कर्मचारी आते हैं, उनका लीव रिकॉर्ड उनके हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा। और यदि उस हेड ऑफ ऑफिस के पास एक्स्ट्रा वर्कलोड है तो वो किसी भी एक एम्प्लॉय को अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है इस संबंध में कि भाई मेरे बिहाफ पे ये कर्मचारी लीव रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सभी ऑफिसर्स का। लीव अकाउंट एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन द केस ऑफ गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हुज पे एंड अलाउंसेज आर ड्रॉन एंड डिसबर्स्ड बाय द HOO हेड ऑफ ऑफिस, द लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड बाय दैट हेड ऑफ ऑफिस। देखिए, इसको समझिए। हो सकता है कोई ऐसा ऑफिस है जिसमें एक से ज़्यादा गेजेटेड ऑफिसर हैं, उनमें से कोई एक हेड ऑफ ऑफिस होगा, जाहिर सी बात है, जो पॉसिबिलिटी है कि वो सीनियरिटी बेस पे ही बनाया जाएगा। तो मान के चलिए जो दूसरे या तीसरे नंबर पे जो गेजेटेड ऑफिसर है, जो उस HOO के नीचे काम करते हैं, और उनकी सैलरी, वो जो 2 नंबर और 3 नंबर के हैं, उनकी सैलरी उस HOO के साइन से ही ड्रा होती है, डिसबर्स होती है, तो वही HOO उनका लीव रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा। यहाँ पे ये समझना है कि जो खुद HOO होगा, हेड ऑफ ऑफिस होगा, उसकी लीव अकाउंट तो मेंटेन किया जाएगा ऑडिट ऑफिसर के द्वारा, और बाकी के जो 1 या 2 गेजेटेड ऑफिसर होंगे जो उस ऑफिस में काम कर रहे होंगे, लेकिन उनकी सैलरी उनके हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा ही ड्रा की जा रही होगी, तो उनका लीव रिकॉर्ड वो हेड ऑफ ऑफिस ही मेंटेन करेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल टू लीव। इसको आप ऐसे समझिए, जब कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी के लिए अप्लाई करता है तो छुट्टी देने वाली लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या क्या चीज़ें पहले चेक करती है, उसके बाद छुट्टी सैंक्शन करती है। तो उसमें पहला पॉइंट है नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट until a report regarding its admissibility has been obtained from the authority maintaining the leave account। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि 2 अलग अलग कंपिटेंट अथॉरिटीज़ हैं। एक अथॉरिटी तो वो है
जो आपका लीव अकाउंट मेंटेन कर रही है, और दूसरी अथॉरिटी वो है जो आपको लीव सैंक्शन करेगी। समझ गए? दो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुई। पहली अथॉरिटी जो आपका लीव अकाउंट मेंटेन कर रही है, और दूसरी अथॉरिटी वो है जिसके पास आपने छुट्टियां अप्लाई करी हैं और वो आपकी छुट्टी को सैंक्शन करेगी। तो यहाँ पे होगा क्या, वो जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो लीव रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली अथॉरिटी से पूछेगी कि भाई इस एम्प्लॉय ने इतनी छुट्टियां अप्लाई करी हैं, क्या इसके अकाउंट में, लीव अकाउंट में इतनी छुट्टियां अवेलेबल हैं। अगर वहाँ से रिपोर्ट आती है कि हाँ जी इसके पास इतनी इतनी छुट्टियां अवेलेबल हैं, तब जाके आपकी छुट्टी सैंक्शन होती है। यानी कि बिना रिपोर्ट आए आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं होगी। पहले पूछा जाएगा कि आपके अकाउंट में कितनी ईएल, कितनी सीएल, कितनी एचपीएल अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, द ऑर्डर सैंक्शनिंग लीव, यानी कि कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो जब आपकी छुट्टी सैंक्शन करने का ऑर्डर निकालेगी, सेल इंडिकेट द बैलेंस, तो वो आपकी बची हुई छुट्टियां ऑफ अर्नड लीव एचपीएल कि आपके अकाउंट में कितनी ईएल, कितनी एचपीएल एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कितनी छुट्टियां आपके अकाउंट में अवेलेबल हैं। इस बिंदु को समझिए। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मान लो किसी कर्मचारी ने 10 डेज ईएल अप्लाई किया, तो कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसकी 10 डेज ईएल को अप्रूव कर दिया। जब वो 10 डेज अप्रूवल का ऑर्डर जारी करेगी, तो उसमें साथ ही साथ ये चीज़ें बाकायदा मेंशन की जाएंगी कि ये 10 डेज की छुट्टी सैंक्शन हो जाने के बाद में इस कर्मचारी के लीव अकाउंट में इतनी बैलेंस ईएल है और इतनी बैलेंस एचपीएल वगैरह वगैरह हैं। नेक्स्ट है, वेयर देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द ऑब्टेनिंग ऑफ एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट विल बी अनड्यूली डिलेड, यानी कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसने रिपोर्ट मांगी लीव रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली अथॉरिटी से, और लीव रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली अथॉरिटी की ओर से किसी भी कारण से जो है अनड्यूली डिले हो रहा है। अब ये डिले हो सकता है, जो लीव रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली अथॉरिटी है वो छुट्टी पे हो, कहीं डेपुटेशन पे हो, या कहीं बाहर गया हो, किसी भी XYZ रीजन से वहाँ से रिपोर्ट भेजने में डिले हो रहा है, देरी हो रही है। तो क्या होगा, द अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव में कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उसके पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी उसके पास उपलब्ध है, उसके आधार पर वो उस एम्प्लॉय के अकाउंट की बैलेंस लीव को कैलकुलेट करेगी। कैलकुलेट कैसे करेगी भाई, जब उसके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो मेन कुछ पॉइंट्स देखेगी कि इनकी सर्विस कितनी हो चुकी है, कितनी इनकी बैलेंस है, उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कितनी छुट्टियां हो सकती हैं। द अमाउंट ऑफ लीव एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इश्यू प्रोविजनल सैंक्शन ऑफ लीव, यहाँ पर ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये। जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी के पास रिपोर्ट नहीं आ जाती कि कितनी छुट्टियां उसके लीव रिकॉर्ड में अवेलेबल हैं, लेकिन डिले हो रहा है रिपोर्ट आने में, और एम्प्लॉय को तो अब छुट्टी जाना है, अगर रिपोर्ट नहीं आई तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस डेट से उसने अप्लाई कर रखी है वो डेट चली जाए। तो कंपिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, वो उसको प्रोविजनल लीव सैंक्शन कर देगी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, और ऐसी जो छुट्टियां हैं वो 60 दिन से ज़्यादा की नहीं होंगी। अब यहाँ पर होगा क्या, मान लो एम्प्लॉय छुट्टी लेकर चला गया और बाद में वो जो लीव मेंटेन करने वाली अथॉरिटी थी वो आ जाती है और अपनी रिपोर्ट भेज देती है। तो उसके बाद जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी वो उन छुट्टियों को मैच करेगी कि जो लीव सैंक्शन प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और जो बैलेंस गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव अकाउंट में अवेलेबल है, क्या दोनों मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन इन केस अगर वो मैच नहीं होते, एक एग्जांपल से समझिए, किसी एम्प्लॉय ने
30 दिन के लिए ईएल अप्लाई किया और उधर से रिपोर्ट आई नहीं, तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने उसको लीव सैंक्शन कर दी, प्रोविजनल लीव ऑर्डर उसका सैंक्शन हो गया। बाद में रिपोर्ट आती है कि इसके अकाउंट में तो केवल 20 दिन की ही ईएल अवेलेबल हैं, लेकिन वो तो 30 दिन की लेके चला गया। तो क्या होगा? लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसकी 10 डेज की ईएल जो उसने एक्स्ट्रा ली हैं उनको एडजस्ट करेगी, उनको मॉडिफाई करेगी किसी भी अन्य टाइप की लीव में जो कि उसके पास अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ग्रांट ऑफ लीव अंडर दिस सब रूल शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन by the authority maintaining the leave account and a modified sanction for the period of leave may be issued where necessary। ये जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था उसी की जानकारी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, यानी कि जब वो जो लीव मेंटेन करने वाली अथॉरिटी है, लीव रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली अथॉरिटी है, जब वो वापस आ जाएगी वो भी रिपोर्ट भेजेगी और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उस रिपोर्ट को जांचेगी और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी जो लीव सैंक्शन हो चुकी हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई करने का मतलब है अगर ऐसी छुट्टियां जो उसके अकाउंट में अवेलेबल नहीं थी और वो सैंक्शन होगी केवल और केवल रिपोर्ट डिले होने के कारण, तो उसकी लीव टाइप को मॉडिफाई कर दिया जाएगा और वो भी केवल तब होगा जब वेयर नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट देखते हैं। लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव सैंक्शन करने से, ग्रांट करने से मना किया जा सकता है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी उठ के आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको समझते हैं। लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट whom ए competent punishing authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from government service। क्या हो रहा है? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही थी और जो उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी थी उस मामले में जो उसको पनिश करने वाली थी, वो पनिशिंग अथॉरिटी क्या करती है? उस इंक्वायरी में उसको डिसमिस, रिमूव या कंपलसरी रिटायर का ऑर्डर जारी कर देती है एज ए पनिशमेंट। तो उस एम्प्लॉय को जब से ऑर्डर जारी हो गया और जब तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता उस ड्यूरेशन के दौरान उसको किसी भी टाइप की लीव ग्रांट नहीं की जाएगी। मान लिया कोई महीना चल रहा है मई का, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 10 या 11 किसी भी डेट को मानिए 10-11 मई के पास कंपिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर जारी कर दिया कि इस एम्प्लॉय को 31 मई को सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा एज ए पनिशमेंट। तो बीच में जो 11 मई के बाद और 31 मई के बीच में जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के दौरान उसको किसी भी टाइप की लीव ग्रांट नहीं की जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सारा कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप या तो कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम अपने इसी कंटेंट को, जो कि सीसीएस लीव रूल 1972 का चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।